हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द लीगल इंडियन। आज हम कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन के बारे में बात करेंगे जो पिछले लेक्चर में बच गया था, छूट गया था। तो आज हम पूरा का पूरा जो है ये इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन का पार्ट को कंप्लीट करते हैं। चलिए हम बिना टाइम वेस्ट किए हुए शुरू करते हैं। पहला जो हमारे पास लेजिस्लेशन है वो है द ट्रांसजेंडर पर्सन प्रोटेक्शन ऑफ राइट एक्ट 2019 का एक्ट है। इसमें ट्रांसजेंडर पर्सन कौन होते हैं इसको डिफाइन करा गया है और इनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा गया है। ये कहता है कि इंट्रोड्यूस बाय द मिनिस्टर फॉर सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट मिस्टर थावरचंद गहलोत। और उसके बाद जो डिफिनेशन ऑफ ट्रांसजेंडर पर्सन इसमें दिया गया है, कहता है वन हु जेंडर डज नॉट मैच द जेंडर असाइंड एट बर्थ। बर्थ के समय, जन्म के समय जो जेंडर असाइन करा गया था बाद में उसे मैच नहीं करता है, वो चेंज हो जाता है किसी भी प्रारूप में, तो ऐसे पर्सन को ट्रांसजेंडर पर्सन कहा गया है इस एक्ट के माध्यम से। ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। इंक्लूसिव डेफिनेशन का मतलब है कि ये अपने आप में बहुत सारी चीज़ों को इंक्लूड करता है, जैसे इट इंक्लूड्स ट्रांस मैन, ट्रांस वुमेन, person with intersex variation, gender queers, person with socio-cultural identities, example किन्नर एंड हिजरा। और इनके अगेंस्ट जो भी डिस्क्रिमिनेशन होते थे हमारे समाज में, उस डिस्क्रिमिनेशन को खत्म करने का प्रयास किया गया है, या यूं कहें कि उस डिस्क्रिमिनेशन को कम करने का प्रयास किया गया है। और यदि आप इन तमाम तरीके का डिस्क्रिमिनेशन ट्रांसजेंडर पर्सन के साथ करते हैं तो अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग ये एक ऑफेंस माना गया है, जिसके लिए आपको पनिश भी किया जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है प्रोहिबिशन अगेंस्ट द डिस्क्रिमिनेशन इंक्लूडिंग डिनायल ऑफ सर्विस और अनफेयर ट्रीटमेंट इन रिलेशन टू एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट, health care, access to or employment of goods, facilities, opportunities available to the public, right to movement, right to reside, rent or otherwise occupy property, opportunity to hold public or private office, access to a government or private establishment in whose care or custody a transgender person is। तो यदि इन तमाम चीजों में आप डिस्क्रिमिनेट करेंगे तो क्या होगा? पनिश करा जा सकता है आपको। जैसे मैं एग्जांपल के लिए आपको एजुकेशन के बारे में बताऊं तो ऐसी बात नहीं है कि कॉलेज में ट्रांसजेंडर पर्सन के लिए अलाउड नहीं है, वो एडमिशन तो ले सकते हैं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उनका ड्रॉप आउट रेट काफी ज्यादा होता है। मैंने छोटा मोटा रिसर्च किया है इस पे, काफी ज्यादा ड्रॉप आउट रेट्स हैं। मतलब ये हुआ एडमिशन तो ले लेंगे लेकिन वो पूरी नहीं कर पाते अपनी पढ़ाई। जिसका कारण क्या है? जब मैंने कारण पता करने की कोशिश की तो मैंने पाया कि जो कॉलेजेस हैं वो इनके लिए सुटेबल नहीं बनाए गए हैं। जैसे कॉलेजेस में अलग से ट्रांसजेंडर्स के लिए वॉशरूम फैसिलिटी नहीं है। आप मेट्रो की बात करते हैं, मेट्रो में अलग से चेक कहां पे होता है? जैसे हम लोग जाते हैं मेट्रो में तो चेक करता है मैन वाले सेक्शन में, वुमेन वाले सेक्शन में। ट्रांसजेंडर के लिए कोई सेक्शन नहीं है, कौन चेक करेगा इनको? ये सारी चीजें होती है। उसके बाद जो है आप क्लासरूम में कोई इनके साथ बैठना नहीं चाहता है। दिक्कत हमारे समाज में है, हम में है, आप में है, हम लोग इनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब समय आ गया है जहां पे इनको एक्सेप्ट करा जाए, एजुकेशन इन्हें भी दिया जाए, बढ़कर के देश के प्रगति में अपना हिस्सेदारी साबित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो एजुकेशन की बात हो गई। एम्प्लॉयमेंट पे भी वही हाल है कि हम इनको एम्प्लॉय करते ही नहीं है, कोई रखना नहीं चाहता ट्रांसजेंडर को। पता नहीं प्रॉब्लम क्या है हमारे समाज में, लेकिन इस तरीके की चीजें तो मौजूद है। हेल्थ केयर में भी वही सिचुएशन है। एक्सेस टू एम्प्लॉयमेंट ऑफ गुड्स, फैसिलिटीज, अपॉर्चुनिटीज। आप राइट टू मूवमेंट की बात कर लीजिए, इनको जाने नहीं दिया जाता है। इनको एक जगह यदि जाएं तो उससे उस रास्ते से मना कर दिया जाएगा, नहीं ये रास्ता नहीं यूज करने देंगे। आप आगे बढ़िए और हद तो तब हो जाएगी जब आप देखेंगे कि ये रिसाइड, रेंट, इनको रेंट पे कमरा नहीं मिलता है, कोई देना नहीं चाहता है। क्या करेंगे? कहाँ जाएंगे? कहाँ रहेंगे? बहुत सारी समस्याएं हैं और ये जो समस्याएं हैं बिल्कुल जेन्युइन है। ये बहुत ही बेहतरीन एक्ट है मेरे हिसाब से और इस तरीके का प्रोविजन जरूर आना चाहिए इनके सुधार के लिए और इस तरीके का जो प्रिवलेंट है हमारे समाज में जो डिस्क्रिमिनेशन, उसको खत्म करने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं कि आखिर कैसे पहचाना जाएगा कि ये ट्रांसजेंडर है। तो ये एक्ट में कहा गया है कि सर्टिफिकेट ऑफ आइडेंटिटी फॉर अ ट्रांसजेंडर पर्सन इशूड बाय द डीएम, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब एक सर्टिफिकेट इशू करेंगे जिसमें ये लिखा रहेगा कि ट्रांसजेंडर है और उसके बाद इनको जो भी चीजें इसमें दी गई है इसका लाभ इनको मिल सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है कि यदि आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन करेंगे तो ये पार्टिकुलर एक्ट में ये एक ऑफेंस है और उस ऑफेंस के लिए पेनल्टीज लगाए जा सकते हैं, आपको पनिश करा जा सकता है। ये कहता है कि द एक्ट रिकॉग्नाइजेस द फॉलोइंग ऑफेंसेस अगेंस्ट द ट्रांसजेंडर पर्सन। पहला है फोर्स और बॉन्डेड लेबर, यदि आप जबरदस्ती काम कराते हैं ये भी एक ऑफेंस है। डिनायल ऑफ यूज ऑफ पब्लिक प्लेसेस, आप पब्लिक प्लेसेस को इनको यूज नहीं करने देंगे, मना करते हैं यूज करने से, तो भी एक ऑफेंस है। अगला है रिमूवल फ्रॉम हाउस होल्ड एंड विलेज, अपने घर से इनको बाहर निकाल देते हैं, गांव से बाहर निकाल देते हैं, ये अपने आप में इसमें ऑफेंस बनाया गया है। फिजिकल, सेक्सुअल, वर्बल, इमोशनल और इकोनॉमिक अब्यूज यदि किसी न किसी तरीके से होता है तो भी एक ऑफेंस है इस पार्टिकुलर एक्ट में और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको इंप्रिजनमेंट हो सकता है बिटवीन 6 मंथ टू 2 years एंड फाइन या फिर दोनों। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा जो एक्ट हमारे पास है वो कहता है द प्रोहिबिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट एक्ट 2019। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट के बारे में उनको बैन करा गया है और ये कहा गया है
कि इस तरीके की चीजें भारत में अलाउड नहीं है। पहले ये ऑर्डिनेंस के माध्यम से लाया गया था। ऑर्डिनेंस की जब भी हम बात करते हैं तो आर्टिकल 1, 2, 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें प्रेसिडेंट के पास ये पावर होता है कि वो ऑर्डिनेंस को प्रोमulgate कर सकते हैं यदि पार्लियामेंट रिसेस में है, पार्लियामेंट अपने सेशन में नहीं है। तो ये जो है ऑर्डिनेंस के माध्यम से आया था और अब इसको ऑर्डिनेंस को खत्म करके इसको क्या कर दिया गया है, इसको एक्ट बना दिया गया है। आप में से जो लोग मेरा ऑर्डिनेंस का वीडियो नहीं देखे हैं, आप जाकर के अभी इस वीडियो को पॉज कीजिए और पहले ऑर्डिनेंस वाला वीडियो देख लीजिए ताकि ऑर्डिनेंस के बारे में एक होलिस्टिक पिक्चर आपका बन जाए। मैं आपके लिए इसको आपके डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देता हूं, वहां से जाकर के चेक कर लीजिए। उसके बाद अगला है द एक्ट सीक्स टू प्रोहिबिट्स द प्रोडक्शन, ट्रेड, स्टोरेज एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट। ये बात मैंने आपको बता दी। अब इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट क्या होता है इसको डिफाइन करा गया है। कहता है द एक्ट डिफाइंस ई सिगरेट एज इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हीट अ सब्सटेंस व्हिच मे कंटेन निकोटीन एंड अदर केमिकल टू क्रिएट वेपर फॉर इनहेलेशन। अब इसमें क्या होता है कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम होता है, उसमें हम कुछ केमिकल सब्सटेंस को डालते हैं और हीट प्रोड्यूस होता है और उस हीट के प्रोडक्शन से क्या होता है, वेपर फॉर्म में जो भी केमिकल उसमें होता है वो आ जाता है और उसको इनहेल करते हैं। तो ये जो पूरा का पूरा सिस्टम है इसी को इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं। कहता है द एक्ट प्रोहिबिट्स द प्रोडक्शन, मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, सेल, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एडवर्टीजमेंट ऑफ द ई सिगरेट इन इंडिया। इंडिया में ये सारी चीजें अलाउड नहीं है। तो ये सारी चीजें चेक कर लीजिए। ऑप्शन में रह सकता है ओनली एक्सपोर्ट इज बैंड, ओनली ट्रांसपोर्ट इज बैंड, ओनली सेल इज बैंड, एटसेट्रा। तो आप इसको चेक कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है एनी पर्सन हु कंट्रावीन्स दिस प्रोविजन विल बी पनिश्ड विद इंप्रिजनमेंट ऑफ अप टू 1 ईयर और फाइन ऑफ 1 लाख रुपीज। तो आप देख लीजिए कि आप इसको सब्सिक्वेंटली करते हैं, दोबारा करते हैं, एक बार पकड़े जाते हैं और फिर भी करते हैं आगे, तो उस सिचुएशन में आपका जो पनिशमेंट है वो 3 साल तक के लिए बढ़ सकता है और फाइन 5 लाख रुपए तक की हो सकती है। स्टोरेज ऑफ ई सिगरेट के बारे में अलग से इसमें बता दिया गया है। कई बार हम डिफेंस ले लेते हैं कि मैं यूज नहीं कर रहा था, मैं ट्रांसपोर्ट नहीं कर रहा था, मैं बेच नहीं रहा था, सिर्फ रखा हुआ था। रखने का कोई पनिशमेंट है क्या? तो इसमें यह भी बताया गया है कि आप रख भी नहीं सकते। क्या है स्टोरेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट? ये कहता है कि नो पर्सन इज अलाउड टू यूज एनी प्लेस फॉर द स्टोरेज ऑफ एनी स्टॉक ऑफ ई सिगरेट और पनिशमेंट जो है अप टू 6 मंथ इंप्रिजनमेंट और 50 के फाइन की बात इसमें स्टोरेज के लिए भी की गई है। चलिए अगला प्रोविजन हम देखने का प्रयास करते हैं। यह है दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019। इसमें 2 पार्टिकुलर यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया गया है, दोनों को एक साथ मिला दिया गया है। और उसके बाद कहता है द एक्ट प्रोवाइड्स फॉर द मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरी ऑफ Dadra and Nagar Haveli and the Daman and Diu into a single union territory. First schedule of the Constitution specifies territories that come under various state and union territory. The bill amends the first schedule to merge the union territory of the two. मतलब ये कह रहा है कि ऑब्वियस सी बात है, जब शेड्यूल्ड 1 की हम बात करेंगे वहां पे आपको सारे स्टेट और यूनियन टेरिटरी का नाम होगा। अब यदि 2 यूनियन टेरिटरी को आप मर्ज करेंगे, ऑब्वियस सी बात है आपको चेंज करना पड़ेगा शेड्यूल 1 में। तो शेड्यूल 1 में क्या करना पड़ेगा, दोनों के नाम को हटा करके फिर क्या करना है, एक ही नाम वहां पे डाल देना है ताकि वो अमेंड हो जाए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कहता है आर्टिकल 240 allows president to make regulation for certain union territories including the above mentioned union territory. The act amend the article to replace these 2 union territory with the merged union territory. ऑब्वियसली बात है, यूनियन टेरिटरी के जब जुरिस्डिक्शन को, जब टेरिटोरियल एक्सटेंट को आपने चेंज करा है तो इससे रिलेटेड तमाम प्रोविजंस जो लॉ के हैं उनको भी चेंज करना पड़ेगा ताकि जब भी उसकी बात की जाएगी ये समझा जाएगा कि अब जो है ये दोनों मर्ज कर दिया गया है। वही बात कहा गया है कि प्रेसिडेंट का जो पावर है इस आर्टिकल में यहां भी चेंज कर दिया गया और 2 यूनियन टेरिटरी के नाम को हटा करके उसको मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ताकि कोई एम्बिगुइटी नहीं रह जाए लॉ में। हर जगह जहां भी ये यूनियन टेरिटरी की बात होगी ऐसा माना जाएगा कि अब उनको मर्ज कर दिया गया है। तो बिना अमेंडमेंट का तो ये पॉसिबल नहीं है, हर जगह आपको चेंज करने ही होंगे। तो वही चेंज के बारे में ये बता रहा है। आगे हम बात करते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ लोकसभा। द फर्स्ट शेड्यूल टू द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 प्रोवाइड्स 1 सीट इन लोकसभा टू ईच ऑफ द 2 यूनियन टेरिटरी। दोनों जो थे उसके एक सीट थे, लेकिन ये जब दोनों को मिला दिया गया तो 2 सीट कर दिया गया। अब कहता है दिस एक्ट सीक्स टू अमेंड द शेड्यूल टू एलोकेट 2 लोकसभा सीट्स टू द मर्ज्ड यूनियन टेरिटरी। मतलब ये हुआ कि पहले यूनियन टेरिटरी का 1 सीट था लोकसभा में, दूसरे का भी 1 था, अब दोनों को मिला दिया। टोटल कितने हो गए? टोटल 2 सीट हो गए हैं। 2 ये अब एक ही यूनियन टेरिटरी है आफ्टर मर्जर, लेकिन सीट जो है वो 2 हैं अभी भी लोकसभा में। ठीक है, अब जो इंपॉर्टेंट आपके लिए है जुरिस्डिक्शन ऑफ हाई कोर्ट। अब ये है क्वेश्चन, ये आ सकता है कि जब 2 यूनियन टेरिटरी को मर्ज कर दिया अभी, जो कि ऊपर लिखा हुआ है, तो उस सिचुएशन में
जुरिस्डिक्शन किस हाईकोर्ट का है तो मैं आपको बता दूं ये बम्बई हाईकोर्ट का है, आप इसको चेक कर लीजिए। अगला जो अमेंडमेंट हमारे पास है नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी के बारे में है। द नेशनल इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी अमेंडमेंट एक्ट 2019 ये कहता है द एक्ट इंटेंडेड टू अमेंड द नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी एक्ट 2008। ये कहता है इट एक्सटेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ NIA एक्ट टू पर्सन हु कमिट अ शेड्यूल्ड ऑफेंस, मतलब जो ऑफेंसेस इस पार्टिकुलर एक्ट में शेड्यूल में दिया गया है उसके बारे में कह रहा है। इट एक्सटेंडेड द एप्लीकेशन ऑफ NIA एक्ट टू पर्सन हु कमिट अ शेड्यूल्ड ऑफेंसेस बियॉन्ड इंडिया अगेंस्ट द इंडियन सिटीजन और अफेक्टिंग द इंटरेस्ट ऑफ इंडिया। तो अब ये जो है बियॉन्ड इंडिया की बात करता है, मतलब NIA का उसमें जुरिस्डिक्शन बनेगा, तो ये इंपॉर्टेंट चीज था। अगला जो है हमारे पास ये है द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019, मतलब ये जो है जितने भी तरीके के वेजेस हैं इनके लिए जो अलग अलग प्रोविजन थे हमारे पास उनको एकत्रित करने का बात किया गया है, और इसीलिए यहां पे लिखा है द कोड ऑन वेजेस एक्ट 2019। कहता है कि इट सीक्स टू रेगुलेट वेज एंड बोनस पेमेंट्स इन ऑल एम्प्लॉयमेंट्स वेयर एनी इंडस्ट्री, ट्रेड, बिजनेस और मैन्युफैक्चर इज कैरिड आउट। कहता है द कोड रिप्लेसेस द फॉलोइंग 4 लॉज। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिए कौन कौन से लॉज को ये पार्टिकुलर जो कोड आया है वो रिप्लेस कर दिया है। पहला है द पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट 1936, द मिनिमम वेजेस एक्ट 1948, उसके बाद अगला है द पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट 1965, द इक्वल रिन्यूमरेशन एक्ट 1976। ये चारों एक्ट को खत्म करके ये पार्टिकुलर कोड को लाया गया है। द कोड विल अप्लाई टू ऑल एम्प्लॉइज, द सेंट्रल गवर्नमेंट विल मेक वेज रिलेटेड डिसीजन फॉर एम्प्लॉयमेंट सच एज रेलवे, माइंस एंड ऑयल फील्ड्स, मतलब रेलवे, माइंस एंड ऑयल फील्ड के ऊपर जो भी डिसीजन लेना होगा वो माननीय सेंट्रल गवर्नमेंट लेंगे, बाकी जो डिसीजंस होंगे वो स्टेट गवर्नमेंट लेंगे। स्टेट गवर्नमेंट विल मेक डिसीजन फॉर ऑल अदर एम्प्लॉयमेंट्स। अब हम देखते हैं कि वेज का मतलब क्या होता है, वेज को हम समझते क्या है, क्या आखिर ये एक्ट में क्या बताया गया है, इस कोड में क्या लिखा गया है वेज के बारे में। वो कहता है वेजेस इंक्लूड सैलरी, अलाउंस और एनी अदर कंपोनेंट एक्सप्रेस्ड इन मॉनेटरी टर्म, पैसे के टर्म में। दिस डज नॉट इंक्लूड बोनस पेबल टू एम्प्लॉय ऑन एनी ट्रेवलिंग अलाउंस अमंग अदर्स। ठीक है, अब देखिए इस एक्ट का जो खास बात है, इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें फ्लोर वेजेस का एक कंसेप्ट डाला गया है, मतलब मिनिमम वेजेस फिक्स करा गया है और इस मिनिमम वेज से नीचे कोई भी पैसा नहीं दे सकता। मतलब यह हुआ कि ये जो मिनिमम वेज जो निर्धारित करा गया है गवर्नमेंट के द्वारा, इससे कम दाम पे किसी भी लेबर को आप काम नहीं करा सकते। वही कहता है अकॉर्डिंग टू दिस कोड द सेंट्रल गवर्नमेंट विल फिक्स अ फ्लोर वेज, सबसे निचला स्तर का वेज, टेकिंग इनटू अकाउंट लिविंग स्टैंडर्ड्स ऑफ वर्कर्स। कैसा होगा, कैसे फिक्स करेंगे, तो लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ जो वर्कर है उससे वो डिराइव करेंगे कि कितना इसका फ्लोर वेज होना चाहिए, और एक बार जो फिक्स हो गया उससे नीचे आप उसको पेमेंट नहीं कर सकते हैं। आगे कहता है द मिनिमम वेजेस डिसाइडेड बाय द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट मस्ट बी हायर देन द फ्लोर वेजेस। जो भी फ्लोर वेजेस होंगे उससे ज्यादा होगा। जैसे मान के चलिए कि हर दिन काम करने का 200 रुपए यदि फ्लोर वेजेस है, तो हर केस में जो भी काम होगा वो 200 रुपए से ज्यादा के दाम में होगा, 200 रुपए से कम में आप काम नहीं कराएंगे। कुल मिलाकर के कहने का यही मतलब हुआ कि जो गरीब लोग थे उनको कितने भी पैसे में आप काम करा लेते थे क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता था। तो अब ऐसी बात नहीं है, आपको मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है वो तो फुलफिल करना ही पड़ेगा, ये एक स्टैट्यूटरी मैंडेट हो जाएगा। आगे हम बात करते हैं यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, यदि आप कम वेजेस देते हैं या फिर किसी भी एक्ट के प्रोविजंस को वायलेट करते हैं, तो अपने आप में ये ऑफेंस माना जाएगा और इसके लिए आपको पनिश किया जा सकता है। देखिए कहता है द कोड स्पेसिफाइज पेनल्टी फॉर ऑफेंसेस कमिटेड बाय एन एम्प्लॉय सच एज पेइंग लेस देन द ड्यू वेजेस, जितने भी ड्यू वेजेस हैं उससे कम पैसा दिया जा रहा है। अगला जो है कहता है फॉर कंट्रावेनिंग एनी प्रोविजंस ऑफ द कोड, या फिर इस कोड के, इस पार्टिकुलर एक्ट के किसी भी प्रोविजंस को आप यदि वायलेट करते हैं उस सिचुएशन में आपको पनिश करा जा सकता है, और पनिशमेंट 3 मंथ्स अप टू 3 मंथ्स का है और फाइन अप टू 1 लाख रुपीज का है। चलिए अब हम बात करते हैं द सेंट्रल यूनिवर्सिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2019। इसमें क्या हुआ है, 2 न्यू सेंट्रल यूनिवर्सिटीज वेर एडेड। यही इंपॉर्टेंट है, पहला जो है द सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश और दूसरा है सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी ऑफ आंध्र प्रदेश। अब जो टोटल नंबर है वो 16 हो गया है, पहले 14 था, वो 2 इसमें बढ़ गया तो कितना हो गया, 16 हो गया। तो एज ऑफ नाउ टोटल कितना हो गया, 16 सेंट्रल यूनिवर्सिटी हैं। आपके जानकारी के लिए मैं बताता चलूं कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है 2009 में जो है ये बना था। बहुत सारे सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए गए थे और टाइम टू टाइम आगे बनते रहते हैं। अगला जो प्रोविजन हमारे पास है वो काफी इंपॉर्टेंट है, कहता है द शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज अमेंडमेंट एक्ट 2018 का एक्ट है। इसमें क्या कहा गया
है, ये आप बात को समझिए। देखिए इसके पीछे एक बैकग्राउंड है। ऐसा हुआ था कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसमें कुछ चेंजेस करे थे और उस चेंजेस को नलिफाई करने के लिए माननीय पार्लियामेंट ने फिर से अमेंडमेंट कर दिया। क्या अमेंडमेंट हुआ है, क्या सुप्रीम कोर्ट ने बोला था, उसको हम इसी लेक्चर के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे। लेकिन पहले देखते हैं, कहता इट अमेंडेड द SC एंड ST प्रिवेंशन एंड एट्रोसिटीज एक्ट 1989। तो ओरिजिनल जो एक्ट है वो 1989 का है। उसके बाद कहता है नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। देखिए मैं आपको प्रैक्टिकल चीज बताता हूं, जब भी FIR की बात होती है तो पुलिस अक्सर क्या करती है, प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करती है। सतहीय रूप पे वो इंक्वायरी करती है, देखती है कि चीजें सही में हुई भी है या फिर वैसे ही झूठ बोल रहा है, और इसी चीज को प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करते हैं। जैसे पूछेगा कहां हुआ, कब हुआ, कौन साथ में था, थोड़ा सा भी उसको शक हो ताकि वो शक खत्म हो जाए, उसके बाद आपका जो है FIR रजिस्टर करेगा। तो यूजुअली इन प्रैक्टिस ऐसा होता है, हालांकि लॉ कुछ और कहता है, कई ऑफेंसेस में, हर एक ऑफेंसेस के लिए अलग अलग चीजें हैं। तो इसमें यह कहता है कि यदि कोई भी ऑफेंस SC ST प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट के अंदर हुआ है तो उस पार्टिकुलर सिचुएशन में देयर शैल बी नो इंक्वायरी, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। जो भी एक ST या SC आके बता रहा है कि ये बंदा ऐसा किया तो उसको मानो और रजिस्टर करो। तुम्हें रजिस्टर करना है, तुम्हें कोई भी प्रिलिमिनरी इंक्वायरी नहीं करनी है, जैसा कि ये एक्ट बताता है। कहता है नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। अगला है द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर शैल नॉट रिक्वायर अप्रूवल ऑफ अरेस्ट। मतलब यदि अरेस्ट किसी को करना है तो उसके लिए उसे कोई परमिशन और अप्रूवल की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो डायरेक्ट उसको क्या कर सकता है, अरेस्ट कर सकता है। ये बात तो समझ में आ गया। उसके बाद अगला है नो प्रोसीजर अदर देन दैट प्रोवाइडेड अंडर दिस एक्ट और CRPC 1973 शैल अप्लाई। मतलब इस एक्ट में जितने भी ऑफेंसेस हैं उन तमाम ऑफेंसेस में कौन से प्रोसीजर लगेंगे। ये एक्ट कहता है या तो इस पार्टिकुलर एक्ट में जो चीजें दी गई है वही लगाओ, या फिर CRPC का जो नॉर्मल प्रोविजन है वो वाली चीज लगा दो। अब जो है सबसे इंपॉर्टेंट बात आती है, कहता है द प्रोविजंस रिक्वायरिंग ग्रांटिंग बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट under the CRPC shall not apply to a case under this act notwithstanding any judgment order direction of any court। तो इसमें जो है एंटीसिपेटरी बेल की बात कर रहा है। एंटीसिपेटरी बेल जो है CRPC का प्रोविजन है। आप यदि 438 में देखेंगे सेक्शन 438 तो वहां पे एंटीसिपेटरी बेल नाम का एक प्रोविजन मिलेगा। इसका सिंपल सा मतलब होता है यदि एप्रीहेंशन है आपको कि आने वाले समय में कोई भी व्यक्ति आप पे कंप्लेन करके आपको अरेस्ट करवा सकता है, तो उस सिचुएशन में यदि आपको ऐसा लगता है कि वो गलत तरीके से इल इंटेंशन से आपको अरेस्ट कराने की कोशिश कर रहा है तो आप माननीय हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में जाकर के आप एंटीसिपेटरी बेल का एप्लीकेशन लगा सकते हैं और बता सकते हैं मिलॉर्ड ऐसा ऐसा बात है, यदि आप मुझे एंटीसिपेटरी बेल नहीं ग्रांट करेंगे तो ये बंदा मुझे पूरा शक है कि मुझे अरेस्ट करवा देगा, गलत चार्ज लगा करके, झूठ चार्ज लगा करके। तो इसको क्या कहते हैं, एंटीसिपेटरी बेल। एप्रीहेंशन होता है, उससे पहले ही बेल मिल जाती है और जैसे ही आपको एंटीसिपेटरी बेल मिलेगी पुलिस अरेस्ट करने तो जरूर आएगी, लेकिन जैसे ही वो देखेगी एंटीसिपेटरी बेल का ऑर्डर कोर्ट का, वो फिर वापस चली जाएगी। तो ये जो होता है कंसेप्ट एंटीसिपेटरी बेल का, जो कि सेक्शन 438 ऑफ CRPC में दिया गया है। अब इस पार्टिकुलर एक्ट में कहता है कि द प्रोविजंस रिक्वायरिंग ग्रांटिंग बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट अंडर द CRPC शैल नॉट अप्लाई टू अ केस अंडर दिस एक्ट। मतलब यदि कोई ऐसा ऑफेंस है जो इस पार्टिकुलर एक्ट के अंदर आता है, उस सिचुएशन में एंटीसिपेटरी बेल के लिए आप अप्लाई ही नहीं कर सकते। ये एक्ट ऐसा ही कहता है। तो अभी जो सुप्रीम कोर्ट में निर्णय आया था कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आप किसी को डिप्राइव नहीं कर सकते एंटीसिपेटरी बेल के लिए, तो ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर था। लेकिन उसके बाद पार्लियामेंट ने एक अमेंडमेंट किया और वही अमेंडमेंट आप पढ़ रहे हैं। तो आज के डेट में 2020 में यदि आपसे कोई पूछे कि SC ST एक्ट में क्या प्रोविजंस है, पहला प्रोविजंस आपको याद रखना है नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी। देखिए ये वाला, नो प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इज रिक्वायर्ड फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ FIR। दूसरा जो इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है, द प्रोविजंस रिक्वायरिंग ग्रांटिंग बेल टू पर्सन एप्रीहेंडिंग अरेस्ट अंडर द CRPC शैल नॉट अप्लाई। आप नहीं कर सकते टू अ केस अंडर दिस एक्ट। इस एक्ट के अंदर यदि कोई ऑफेंस है तो उसमें नहीं कर सकते। दो इंपॉर्टेंट चीज है, दोनों ऑप्शन में आपके रहेंगे यदि क्वेश्चन इस तरीके का आता है। आप ध्यान से रखिएगा ताकि आपका गलत नहीं हो क्वेश्चन। अगला जो इंपॉर्टेंट है, कहता है द सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी एक्ट 2020। अब ये क्या कर रहे हैं कि सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी को बनाने की बात कर रहे हैं। कहते हैं प्रेजेंटली देयर आर 3 डीम्ड टू बी संस्कृत यूनिवर्सिटी। डीम्ड टू बी मतलब यूनिवर्सिटी एज फुल फ्लेज नहीं है, डीम्ड टू यूनिवर्सिटी के जैसा है, ठीक है। पहला है राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान न्यू दिल्ली, श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ न्यू दिल्ली, और तीसरा जो है राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ तिरुपति। इस एक्ट में कहता है द एक्ट सीक्स टू कन्वर्ट दीज इनटू सेंट्रल संस्कृत यूनिवर्सिटी। ये जो ऊपर 3 यूनिवर्सिटी के नाम दिए गए हैं, इनको क्या करना है, इनको सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। जब ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी बन जाएगा तो क्या होगा, द सेंट्रल यूनिवर्सिटी विल डिसेमिनेट and advance knowledge
फॉर द प्रमोशन ऑफ संस्कृत, संस्कृत का प्रमोशन करेंगे। उसके बाद दूसरा है मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर इंटीग्रेटेड कोर्स इन ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेस एंड साइंस, ये इंटीग्रेटेड एक कोर्स बना सकते हैं। उसके बाद ट्रेन मैन पावर फॉर द ओवरऑल डेवलपमेंट एंड प्रिवेंशन ऑफ संस्कृत एंड एलाइड सब्जेक्ट। संस्कृत जो लैंग्वेज है उनको आगे बढ़ाने के कदम में इनका प्रयास है और इसीलिए 3 सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाए गए हैं। तो ये टोटल 17 आपको इंपॉर्टेंट लेजिस्लेशन आपको मैंने बताया है। 10 पार्ट 1 में बताया था, जो लोग वो फर्स्ट पार्ट इसका नहीं देखे हैं आप जा करके उसको चेक कर लीजिए ताकि एक होलिस्टिक पिक्चर आपके अंदर बने और एग्जामिनेशन में क्वेश्चन गलती नहीं करें। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।